नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480509690653060897432864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूपीपीसीएस मेंस 2022 के लिए कुछ मॉडल आंसर्स को। ये बाइलिंगुअल होंगे और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप यूपीपीसीएस 2023 के लिए बीईओ, आरओएआरओ, बीपीएससी जैसे सभी एग्जाम्स के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इससे संबंधित सभी जानकारी आपको इन गिवन नंबर्स पर मिल जाएगी और इन केस आप पेड ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो आप फ्री स्टडी मटेरियल से भी इसका लाभ उठा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अब हम पहले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात की गई है। इसके कॉजेज और इम्पैक्ट बताने हैं हमको। देखिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपको अच्छे से पता होगी, लेकिन जब हमसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिए जाते हैं कि इसके कॉजेज और इम्पैक्ट क्या है तो हमारे पास पॉइंट्स नहीं आते, क्योंकि हमने इसको थोड़ा ऊपर से पढ़ा होता है अक्सर प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये ईजी होकर भी कई बार हम अगर ज़्यादा अच्छे से पॉइंट्स नहीं मेंशन करेंगे तो हमें मार्क्स नहीं मिल पाएंगे। देखिए, ये 1921 में शुरू किया गया था और इस समय पर ये गांधी जी का पहला मास मूवमेंट था, आपको पता है। और इसके साथ ही गांधी जी ने कौन सी एक मूवमेंट चलाई थी? खिलाफत मूवमेंट। ठीक है, तो कॉजेस देख लेते हैं क्या क्या होंगे। पहला कॉज क्या था? इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। देखिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 में शुरू हो गया था, 1919 तक चला था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। बहुत ज़्यादा जो पीजेंट्स थे उनको इसका नुकसान हुआ और वो बहुत ही दयनीय कंडीशन में आ गए थे, पावर्टी के ट्रैप में आ गए थे। ऑलरेडी ब्रिटिशर्स ने काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया था, लेकिन ये चरम पर पहुंच गया था एज अ रिजल्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, डेली कमोडिटीज़ जो थी उनके प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। तो एक ये रीज़न था। हमें स्टार्टिंग से, अगर आप हिस्ट्री पढ़ चुके होंगे, मॉडर्न हिस्ट्री अगर आपने पढ़ी है तो आप उसको एक बार लाइन से इवेंट्स को याद करने की कोशिश कीजिए एज अ स्टोरी। तो जब आप इवेंट्स याद करेंगे एक स्टोरी के माध्यम से तो आपको सारे जो कॉजेज़ होंगे वो अपने आप निकल आएंगे। तो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद क्या हम देखते हैं? 1919 मार्च में रॉलेट एक्ट आता है। इस रॉलेट एक्ट को क्या कहा गया था? इसके माध्यम से किसी भी व्यक्ति को बिना बताए हुए उसको गिरफ्तार करा जा सकता था। इसको ब्लैक कानून भी कहा गया था। ठीक है, काला कानून भी कहा गया था। इसको लोगों ने काफ़ी इसका विरोध किया था। उसके बाद जलियांवाला बाग मैसेकर होता है। जलियांवाला बाग मैसेकर कब होता है? अप्रैल 1919 में, जब लोग शांतिपूर्ण रूप से इकट्ठा हुए तो जनरल डायर के द्वारा गोलियां चला दी गई थी अमृतसर में, जिसकी वजह से ये मैसेकर हुआ। तो ये कुछ रीजंस थे। इसके अलावा हम देखते हैं बाद में आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ठीक है, लेकिन ये भी इंडियंस को सेटिस्फाई नहीं कर पाई, क्योंकि जो सेल्फ गवर्नमेंट की जो मांग थी उसके संबंध में इसके माध्यम से कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय नहीं लाया गया। और अंत में जो इमीडिएट हम वो देखते हैं कॉज, वो था खिलाफत इशू। खिलाफत इशू क्यों लाया गया था? खिलाफत जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ख़त्म हो गया था तो जो टर्की में खलीफा थे उनको वहाँ से विस्थापित किया जा रहा था, उनको हटाया जा रहा था, जबकि ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि ऐसा वो नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा वो कर रहे थे, जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी मुस्लिम्स थे उन्होंने खिलाफत इशू को रेस किया था। और गांधी जी ने ऐसा सोचा कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी को बढ़ाने के लिए ये एक अच्छा अवसर है, और उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट को एक साथ शुरू करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो ये सारे हमारे कॉजेज़ हो गए। तो आपने देखा, अगर आपको इवेंट्स याद होंगे तो आप कैसे ईजिली कॉजेज़ को लिख सकते हैं। अब इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का सबसे पहला इम्पैक्ट ये था कि ये पहला मास मूवमेंट था। मास मूवमेंट का मतलब क्या हुआ? ये एक पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें सभी तबके के लोगों ने पार्टिसिपेट किया था।
ठीक है। विमेन का पार्टिसिपेशन देखा गया, पीजेंट्स का पार्टिसिपेशन देखा गया और वेरियस क्षेत्रों से भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया। हालांकि इसका जो उद्देश्य था इसको वो पूरा ये मूवमेंट नहीं कर पाया था और गांधी जी के द्वारा इसको वापस ले लिया गया था। क्यों वापस ले लिया गया था ये मूवमेंट, ये आप कमेंट कर बताइएगा। बहुत ही ईजी आंसर है, इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था और कौन सी डेट को वापस लिया गया था इसको ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, लेकिन हमें कोई भी मूवमेंट, अगर आप किसी भी जनरल आंसर में लिख रहे हैं, किसी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात कर रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट जो चलाई गई थी बंगाल के पार्टीशन के लिए, कोई भी अगर आप मूवमेंट लिख रहे हैं तो आप हमेशा ये लिखेंगे कि वो अपना जो मेन उद्देश्य था उसको नहीं पूरा कर पाई, लेकिन स्टिल उसका सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। आप किसी भी मूवमेंट को छोटा कर नहीं दर्शा सकते अपने आंसर में। आपको बताना है कि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रही, बहुत ही सिग्निफिकेंट रही और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहा, और ये सच बात भी है। तो इसको आपको अपने आंसर में ज़रूर लिखना है। और उसके बाद हम देखते हैं इसके माध्यम से क्या क्या और इम्पैक्ट देखने को मिले हमको। देखिए, इस हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि इसके माध्यम से गांधी जी ने प्रयास किया था कि हिंदू मुस्लिम की यूनिटी को बढ़ाया जा सके, और ये मूवमेंट इसमें काफ़ी हद तक सफल भी हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो इकोनॉमिक बाइकॉट किया गया था उसको भी काफ़ी सफल माना जा सकता है। 1920 से 22 के बीच में जो बाइकॉट की योजना चलाई गई, स्वदेशी चीज़ों को बढ़ावा मिला, इससे भी इसका भी काफ़ी प्रभाव देखने को मिलता है। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, इसके अलावा गांधी जी के द्वारा जो समाज में अन्य ईविल्स प्रचलित थे उनके अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई गई थी, जैसे अनटचेबिलिटी और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के अगेंस्ट भी आवाज़ उठाई गई। फिर क्या हुआ और क्या इम्पैक्ट हुआ, देखिए, चरखा और करघा इनको पॉपुलराइज किया जा सका। लोगों विलेज रिकन्स्ट्रक्शन प्रोग्राम के माध्यम से ये चीज़ें पॉपुलराइज हुई। देखिए, मास मूवमेंट का मतलब क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि हर समाज का हर तबका उसमें ऑलमोस्ट पार्टिसिपेट कर रहा था। तो जब ग्राउंड लेवल पर लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे तो हम इन चीज़ों को पॉपुलराइज भी कर सके, जो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट के रूप में देखा जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप ये पॉइंट कॉमन किसी भी अगर आपके सामने मूवमेंट आती है तो उसमें लिख सकते हैं नेशनल अवेयरनेस। नेशनल अवेयरनेस को हर मूवमेंट ने कहीं ना कहीं बढ़ावा दिया है। ठीक है, और ये पहला ऐसा मूवमेंट था जिसमें कॉमन पीपल, मैंने आपको बताया मास मूवमेंट था, इसका मतलब कॉमन लोग आगे बढ़कर आए थे। राइट, तो ये हमने एनसीएम के यानी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के कॉजेस देख लिए, इम्पैक्ट देख लिए, और इसमें आप जैसे कंक्लूड करना है आपको तो आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि ये जो मैंने स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था कि ये इमीडिएट अपने रिजल्ट्स नहीं दे पाया, लेकिन लॉन्ग रन में इसने इंडियन नेशनल मूवमेंट में, इंडियन नेशनल स्ट्रगल में इस मूवमेंट ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया। इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, और या फिर आप ये भी बता सकते हैं कि इस मूवमेंट को वापस ले लिया गया था, क्यों वापस लिया गया था, ये आप कमेंट कर बताएंगे रीज़न और डेट। उसके साथ आप इस लाइन को ऐड कर सकते हैं कि इमीडिएटली जो इसके एम्स थे उसको अचीव नहीं कर पाया, और लेकिन लॉन्ग रन में इसने काफ़ी नेशनल अवेयरनेस और नेशनल कॉन्शियसनेस को बढ़ावा दिया। राइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, ये भी एक आसान प्रश्न है, हमें रोल ऑफ विमेन बताना है फ्रीडम स्ट्रगल में। देखिए, अब आप इसका आंसर डिस्कस करने से पहले खुद से पूछिए कि आपको फ्रीडम स्ट्रगल में कितनी विमेन के नाम पता है, उसके बाद इस क्वेश्चन पर वापस आइएगा। देखिए, विमेन का पार्टिसिपेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, इस तरह से हम लिख सकते हैं अपने इंट्रोडक्शन को। उसके बाद हम बताएंगे, पूरा स्टार्टिंग से आपको बताना होगा, आपको सारे एस्पेक्ट्स कवर करने होंगे, जो रिवोल्यूशनरी महिलाएं रही हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इंडियन नेशनल कांग्रेस में या किसी अन्य रूप में पार्टिसिपेट किया है, तो वो सब अगर आप बताएंगे तो आपका ये एक होलिस्टिक आंसर रहेगा। क्योंकि विमेन की जो मेजर विमेन्स हैं, उनके नाम सबको पता होंगे और उनको सब लोग मेंशन करेंगे। तो अगर आप एक होलिस्टिक आंसर देंगे तभी वो बेहतर मार्क्स आपको दिला सकता है। अब देख लेते हैं क्या लिखेंगे। देखिए, हम बताएंगे कि अर्ली 20th सेंचुरी में हम देखते हैं बहुत सारे विमेन एसोसिएशंस आए। स्वदेशी एजिटेशन जो था, इसमें विमेन एसोसिएशन कौन से थे, जैसे कि महिला समिति ने पार्टिसिपेट किया। विमेन ने गांधीयन फेज में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। हर गांधीयन फेज के द्वारा महिला का जो पार्टिसिपेशन था वो निरंतर बढ़ता गया था, और विमेन पार्टिसिपेशन में गांधीयन मूवमेंट ने बहुत अच्छा रोल निभाया था। यही पॉइंट हो गया ऑलरेडी। फिर हम देखते हैं कि खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के समय
विमेन ने अच्छा इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वही पॉइंट रिपीटेड है। खिलाफत मूवमेंट में यूपी में कौन कौन सी थी प्रमुख महिलाएं? बी अम्माम। देखिए अली ब्रदर्स आपको पता है, उन्हीं की मदर का नाम था बी अम्माम। उसके अलावा महात्मा गांधी ने एड्रेस की थी एक सभा विमेन को, जिसमें उन्होंने कहा था अ यज्ञ इज इनकम्प्लीट विदाउट विमेन टेकिंग पार्ट इन इट। जैसे ये लाइन आप लर्न कर सकते हैं, ये आपका कोटेशन कहीं पर भी हेल्पफुल हो सकता है। अगर आप ऐसे में भी लिखना चाहें तो इसको लिख सकेंगे। इसके अलावा कौन सी महिलाएं थी? महिलाओं के नाम आपको पता ही है, कमला नेहरू, बेगम मोहम्मद अली, बेगम हसरत मोहानी, सरला देवी चौधरानी, अनसुईया साराभाई। ये सारी महिलाएं थीं जिन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में इंपॉर्टेंट रोल निभाया। फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिस्कस हुआ है, इसमें भी बहुत सारी महिलाओं ने पार्टिसिपेट किया। इसके अलावा क्विट इंडिया मूवमेंट के समय अरुणा आसफ अली, उषा मेहता, और रिवोल्यूशनरी महिलाएं अगर हम देखें तो प्रीति लता वाडेकर, कल्पना दत्त, बीना दास, ठीक है, ये सारी थी। हजरा बेगम का भी नाम इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये एक विमेन कम्युनिस्ट लीडर थी ड्यूरिंग द इंडियन नेशनल मूवमेंट। देखिए इसके अलावा आप सरोजनी नायडू और एनी बेसेंट, इन सारी महिलाओं का भी नाम यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं और अपने आंसर को और की गुणवत्ता को और बढ़ा सकते हैं। और भी कई सारी महिलाओं के अगर आपको नाम पता है तो उनको भी आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हमको आर्ट और आर्किटेक्चर के बारे में बताना है हड़प्पन सिविलाइजेशन के। तो ऐसे में हम इंट्रोडक्शन दे सकते हैं कि हड़प्पन सिविलाइजेशन किस समय पर था और उसका क्या एक्सपेंशन था, इस हिसाब से हम अपना इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। तो ये लगभग 3300 से 1500 BCE में था। BCE मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, लगभग ये टाइम पीरियड था इसका। आर्ट और उसके बाद आर्किटेक्चर, दो चीज़ें पूछी गई हैं, तो इसमें ये बेहतर होता है कि आप हेडिंग दे दें। भले ही आप आर्ट के अंदर पॉइंट्स ना लिखें, पैराग्राफ लिखें, वो आपकी चॉइस है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन आप अगर हेडिंग देकर लिखेंगे तो ये थोड़ा अच्छा प्रभाव डालते हैं। जैसे पॉटरी की अगर बात करें तो क्ले पॉट्स और ऑर्नामेंटल पीसेस और ट्रेस के वेरियस साइजेस, कप्स, कुकिंग पॉट्स, ये सारी चीज़ें बनाई जाती थी। स्कल्पचर में हम देखें तो ह्यूमन लाइक इमेजेस हमें देखने को मिलती हैं जो स्टोन से बनी हैं, और बियर्डेड ह्यूमन फिगर मोहनजोदारो से मिल रहा है हमको। स्कल्पचर हमको हड़प्पन से भी मिले हैं, हड़प्पा ये जो साइट है, और ये नटराज शिवा को रिसेंबल करते हैं। फिर और देखते हैं मेटल वर्क्स। मेटल वर्क्स में क्या क्या देखने को मिलता है? इन लोगों के पास क्या जानकारी थी कि ये कॉपर, ब्रॉन्ज पॉट्स, फ्लावर वैसेस, ये सारी चीज़ों का निर्माण कर लेते थे। इन्होंने पिक्चर्स बनाई हैं लोगों की, बर्ड्स की, एनिमल्स की, और एक बहुत इंपॉर्टेंट है कांसे की नृत्य की। ये कहाँ से मिली है? मोहनजोदारो से। फिर सील्स में हमें देखने को मिलता है काउज, डियर, राइनो और अन्य कई जानवर की सील्स मिलती हैं यहाँ पर हड़प्पा से, मोहनजोदारो से, लोथल से। तो ये हमारा आर्ट वाला पार्ट हो गया। फिर हम देखते हैं आर्किटेक्चर। देखिए हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो आर्किटेक्चर था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित था। आपको पता है कि उस समय पर बर्न्ट ब्रिक्स का प्रयोग होता था। जो सड़कों का निर्माण होता था, इसके किनारे नालियाँ बनाई जाती थी जो प्रायः ढकी होती थी, ठीक है, और जो सड़कें ऐसी बनाई जाती थी कि उनकी सफाई हवा के माध्यम से ही हो जाती थी। तो यहाँ देख लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। कवर्ड ड्रेन्स होते थे। ग्रेट बाथ मोहनजोदारो से देखने को मिलता है। पोर्ट मिला है हमको लोथल में। इसके अलावा काफ़ी बड़े बड़े पिलर्स बने थे और हड़प्पा में ग्रेनरी मिली है। देखिए तो ये आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बेसिक पॉइंट्स हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए हैं। अगर आपको नहीं पता था तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस हमको थोड़ा डरा देते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि ये सारी चीज़ें आपको कहीं ना कहीं पता थी, आपने प्रीलिम्स में पढ़ा हुआ है, बस आपको ऑर्गेनाइज कर कर इनको प्रॉपरली लिखना था, राइट। तो अगर आपको नहीं पता है ये पॉइंट्स तो ज़रूर लिख लीजिएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हमको विमेन का रोल बताना है फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है ये 1789 में शुरू हुआ। ऐसा कहा जाता है कि उस समय की जो फ्रेंच सोसाइटी थी वो 3 एस्टेट्स में डिवाइडेड थी। फर्स्ट एस्टेट और सेकंड एस्टेट का बोलबाला था, जहाँ पर जो थर्ड एस्टेट थी उसको उतना महत्व नहीं दिया जाता था। इसी की वजह से ये एक कारण था जिसकी वजह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ। इसके अलावा अमेरिकन रिवॉल्यूशन हो चुका था, उसका भी प्रभाव देखने को मिला फ्रेंच सोसाइटी में और परिणाम हुआ फ्रेंच रिवॉल्यूशन के रूप में। साथ ही उस समय के कुछ फिलोसोफर्स थे जैसे कि रूसो, इनकी विचारधारा का भी प्रभाव था कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ। तो ये कुछ कॉजेज हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन में महिलाओं की भूमिका। क्या कहा गया है कि महिलाओं ने इम्पॉर्टेंट भूमिका निभाई और जो विमेन थी उस समय तक इनको एक पैसिव सिटीजन माना जाता था
और 1791 तक इनके पास कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी और इसके बाद से ही इन्होंने काफ़ी क्लब्स का निर्माण किया, न्यूज़पेपर्स निकाले और इन्होंने डिमांड करी राइट टू वोट। ठीक है, और कहा जाता है कि उस समय पर इन्होंने काफ़ी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका किसमें होती थी, फैमिली को सपोर्ट करने में और अपने बच्चों की देखभाल करने में। और जो इनिशियल फेज था रेवोल्यूशन का, इसमें केवल मूलतः मेन ही पार्टिसिपेट किया कर रहे थे। फिर हम देखते हैं इनका जो रोल है ये एंड ऑफ 18th सेंचुरी के लगभग हमें देखने को मिलता है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा विस्तार हुआ। जो फॉल ऑफ बेस्टिल था और मार्च टू वर्साइल्स, इसकी वजह से ही डिक्लेरेशन ऑफ राइट साइन हुए और म्यूनिसिपल रिवोल्यूशन हुआ। देखिए, हम पूरा फ्रेंच रिवोल्यूशन डिटेल में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा देख लीजिएगा और थोड़ा रटने का प्रयास कीजिएगा। ये कुछ घटनाएं थी जो हुई और अंत में हम देखते हैं क्या हुआ। 1799 के लगभग या 1800 में नेपोलियन बन जाता है फ्रांस का रूलर। ठीक है, और 1806 के लगभग नेपोलियन उसको वहाँ पर अपने आप को एक एम्परर घोषित कर देता है। तो ये मोटी सी बात है फ्रेंच रिवोल्यूशन के बारे में हमें पता होनी चाहिए। और 1516 में बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन पराजित होता है और ये जो भी रिवोल्यूशन हुआ था जिसकी वजह से नेपोलियन आया था वो सब कुछ ख़त्म कर दिया जाता है। फिर मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया के प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो कोशिश करते हैं कि पुराने जो भी एम्परर्स थे और जो पुरानी डायनेस्टीज़ थी उनको रीस्टैब्लिश किया जाए। तो ये थोड़ी एक्स्ट्रा बातें मैंने बता दी हैं। ऊपर आपको पता होना चाहिए फ्रेंच रिवोल्यूशन क्या हुआ। थोड़े ईयर्स के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, यहाँ पर आप एक बार चेक कर लीजिएगा जो मैंने बताए हैं, लेकिन लगभग इसी टाइम पीरियड में ये हुआ। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन में इक्वालिटी की बात देखने को मिलती है, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, ये सारे आइडियाज़ सामने आते हैं, रूल ऑफ लॉ। ठीक है, तो इसमें महिलाओं का भी रोल देखने को मिलता है। तो पोस्ट 1791 का जो पीरियड था इसमें काफ़ी मिलिटेंट एक्टिविटीज़ भी की गई महिलाओं के द्वारा। जैसे इन्होंने जो होर्डिंग हो रही थी ग्रेन्स की, प्राइस राइज हो रहा था और कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड की गई इन्होंने और राइट टू वोट मांगा, जो फाइनली इनको कब मिला 1946 में। ठीक है, अब विमेन डिफरेंट जो तबकों की महिलाएं थी सबने पार्टिसिपेट किया। अब इनमें से कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, जैसे मैडम रोलैंड, मैडम जियोफिन और ओलंपी डी जॉर्जेस। ठीक है, तो एक बार आप इनको देख लीजिएगा, यही स्पेलिंग देख लीजिएगा, आई एम नॉट श्योर ऑफ द प्रोनाउंसिएशन। और इनकी जो एक्टिविटीज़ थी इन्होंने वर्ल्ड वाइड विमेन को प्रोत्साहित किया। ठीक है, प्रेरणा मिली इसके माध्यम से। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया यहाँ पर। इसमें विमेन का जो रोल था आपको कुछ मेनली बस पता होनी चाहिए कौन कौन सी विमेन थी, वो इम्पॉर्टेंट है। और बाकी फ्रेंच रिवोल्यूशन थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। वर्ड हिस्ट्री हमें थोड़ी डिफ़िकल्ट लगती है क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री और बाकी जो दोनों पार्ट्स हैं मेडिवल और एंशिएंट, उससे हम थोड़ा रिलेट कर पाते हैं। लेकिन अगर आप वर्ड हिस्ट्री को भी थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो इतनी भी डिफ़िकल्ट नहीं होती है। ठीक है, इस आंसर को तो मैं कहूँगी कि इसमें कुछ पॉइंट्स, कुछ महिलाओं के नाम अगर इनकेस ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको आप लर्न कर लीजिए ताकि वो आप मेंशन कर सकें। ठीक है, बाकी आप फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक जनरल आइडिया रखेंगे तो उसके पॉइंट्स भी मेंशन कर सकते हैं एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। फिर हम देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी ड्यूरिंग एंशिएंट एज। एंशिएंट एज में साइंस और टेक्नोलॉजी, इस बार भी एक क्वेश्चन आया था गुप्ता एज के से रिलेटेड, पेपर 1 में आया था। गुप्ता एज से रिलेटेड हमको कुछ टेक्नोलॉजी, साइंस और टेक्नोलॉजी के बारे में बताना था। तो इस क्वेश्चन में देखिए एंशिएंट एज की बात की गई है, तो इसमें पूरा एंशिएंट पीरियड आपको लेना पड़ेगा। क्वेश्चन की डिमांड के हिसाब से आंसर करना होगा। आपको पता है एंशिएंट टाइम पर काफ़ी ज़्यादा विकास हुआ था साइंस और टेक्नोलॉजी में, इसलिए अब हम सारे एक एक चीज़ करके डिस्कस करेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो एंशिएंट टाइम में हम शुरू कहाँ से करेंगे, IBC के पीरियड से। ठीक है, ये नहीं कि आप कोई पीरियड मिस कर दें। अगर आप सारे पीरियड्स के बारे में लिखेंगे, जो भी सिविलाइजेशन, जो भी डायनेस्टीज़ उस समय पर रही हैं एंशिएंट टाइम में, तभी आपका आंसर होलिस्टिक हो पाएगा। जैसे कि इस समय पर वेइंग सिस्टम्स आ गए थे, फिर डेसिमल सिस्टम की प्रक्रिया के बारे में पता था हमें। इन्फिनिटी के बारे में सबसे पहले जैन टेक्स्ट से पता चलता है, ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ज्योमेट्री के बारे में हमको वेदांग लिटरेचर से पता चलता है। ट्रिग्नोमेट्री का डिस्क्रिप्शन है वो हमको वराहमिहिर के सूर्य सिद्धांत से मिलता है। आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, श्रीधराचार्य, ये लोगों से हमको मैथमेटिक्स के बारे में जानकारी मिलती है और इन्होंने एल्जेब्रा के बारे में भी लिखा है।
फिर एस्ट्रोनॉमी की बात आती है तो इंडियन एस्ट्रोनॉमी का ओरिजिन कहाँ देखने को मिलता है? हमारे वेदास में। आर्यभट्ट के द्वारा सबसे पहले बताया गया था कि अर्थ का जो शेप है वो सर्कुलर है। ज्योमेट्री में आते हैं हम तो हड़प्पन एज में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि ब्रिक फॉर्मेशन, बर्न्ड ब्रिक्स का प्रयोग होता था। बिल्डिंग्स का निर्माण हुआ, जो रोड्स थी वो राइट एंगल्स में निर्मित हुई। ऑल्टर्स जो यज्ञ के लिए बनाए जाते थे वैदिक पीरियड में, ये भी हमको दिखाते हैं उस समय की ज्योमेट्री की नॉलेज। इसके अलावा मेडिकल साइंस अगर हम देखें तो अथर्ववेद से हमको पता चलता है कि वेरियस डिजीज़ को कैसे ट्रीट करना है। फिर सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, ये सारी गुप्त एरा में लिखी गई किताबें हैं। आगे देखते हैं केमिस्ट्री। देखिए मेहरौली पिलर इंस्क्रिप्शन आपने ज़रूर पढ़ा होगा, 5th सेंचुरी में इसको बनाया गया था और ये आयरन रेजिस्टेंट है। ठीक है, दिल्ली में है ये। उसके अलावा कनाट की एटॉमिक थ्योरी, ये हमको बताता है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी ये विश्व में दी गई थी। उसके अलावा आर्किटेक्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसमें अर्बन सिस्टम ऑफ सिटीज़ जो था, बिल्डिंग्स, पिलर्स, केव कंस्ट्रक्शन, चैत्य का कंस्ट्रक्शन, ये महाजनपद पीरियड और मौर्य पीरियड में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा कि उस समय पर साइंस और टेक्नोलॉजी का कितना ज़्यादा विकास था एंशिएंट इंडिया में। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स हम मेंशन करेंगे और उसके बाद आप कंक्लूजन भी इसी तरह से लिख सकते हैं कि उस समय का साइंस और टेक्नोलॉजी काफ़ी विकसित था। राइट, तो इस तरह से आप कोई भी लाइन कंक्लूड कर सकते हैं या फिर ये भी लिख सकते हैं कि जो गुप्ता पीरियड था उसको गोल्डन एज कहा जाता है बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने आंसर को कंक्लूड कर लेंगे और यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छा लगा होगा और जो क्वेश्चन मैंने कहा है उसका आंसर आप कमेंट में देंगे। थैंक यू सो मच।